हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का दोस्तों टॉपिक है मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्या होता है, और ये जो आपका बीएस सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट, उसी के बारे में उसी का टॉपिक है दोस्तों। मैं हूँ दोस्तों गौरव कुमार, आपको ये बताऊँगा, ठीक है। बहुदलीय शासन पद्धति किसे बोलते हैं, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम, इसको कैसे बोलोगे आप, इसको डिफाइन कैसे करोगे। इस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विचारों वाले राजनीतिक दल होते हैं, और अलग अलग विचार के राजनीतिक दल होंगे, आपको मिलेंगे यहाँ पे। और सभी दल का चुनाव में सभी लोग खड़ा होते हैं, और कोई भी पार्टी बना के खड़ा हो सकता है, या निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है, सबको छूट होती है। और अपने अकॉर्डिंग उनका जो लक्ष्य है, राजनीतिक लक्ष्य है, उसे प्राप्त करते हैं वो समूह बना के। जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो एक प्रकार के लोगों का, एक प्रकार के ही राजनीतिक इच्छा रखने वाले लोगों का समूह होता है, ठीक है। और दोस्तों इसके दो इसमें अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो दो प्रकार के इसमें आएंगे। एक तो राष्ट्रीय दल होगा और दूसरा होता है क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल के बारे में बताता हूँ अभी दोस्तों। वैसे दल जिसका प्रभाव क्षेत्र पूरे राष्ट्र में हो और उसके उम्मीदवार राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं। अब जैसे दोस्तों इंडिया में देख लीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, फिर बसपा, ये सब दोस्तों इसके प्रतिनिधि आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 6 हैं इंडिया में 6 हैं राजनीतिक दल, ठीक है। जो राष्ट्रीय दल के उनको मान्यता मिला हुआ है। और आपको अब सेकेंड जो क्षेत्रीय दल है उसके बारे में बता रहा हूँ। ऐसे दल जिनका प्रभाव क्षेत्र किसी क्षेत्र या प्रांत के हितों से संबंधित होता है। और दोस्तों जो राज्य स्तर पे जो छोटी छोटी पार्टियां होती है, जो छोटी छोटी पार्टियां राज्य स्तर पे होती हैं, और वहाँ पे जो कार्य करते हैं उनका राजनीतिक मुद्दा अलग होता है, वो दोस्तों क्षेत्रीय दल में आते हैं। अब अभी दोस्तों ये 46 है मान्यता प्राप्त दल, क्षेत्रीय दल, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आप ले सकते हो, जैसे जेडीयू, ये भी अभी क्षेत्रीय दल ही है दोस्तों। और क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल में जाने का आपको एक क्राइटेरिया पूरा करना होता है दोस्तों। उसमें यह होता है कि आपको 4 राज्य में दोस्तों आपको अपना एक कैंडिडेट आपके 4 राज्य से आपका कैंडिडेट चुना हुआ होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रीय दल में बनोगे, ठीक है। आपकी मान्यता मिलेगा, नहीं तो क्षेत्रीय दल ही रहोगे। दोस्तों बहुदलीय पद्धति के गुण क्या हैं? इसका दोस्तों पहले तो व्यापक चयन क्षेत्र है। आपको बहुदलीय पद्धति में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उससे आपको बहुत से जो मतदाता होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि उन्हें कौन से किस प्रकार के नेता को चुनना है, वो अपने इच्छा अनुसार चुन लेते हैं। तो उनके चयन क्षेत्र एकदम काफ़ी ज़्यादा ही होता है, वो अपने अकॉर्डिंग चुनते हैं मतदाता। फिर तानाशाही सेकंड जो है, तानाशाही की आशंका कम रहती है। और दोस्तों जैसे द्विदलीय शासन व्यवस्था में तानाशाही और एक दलीय शासन व्यवस्था में भी तो बहुत ज़्यादा ही तानाशाही रहती है, तो उस प्रकार की तानाशाही यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे जैसे पार्टी के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा उसको जो सदस्य है उसको भयभीत नहीं किया जाएगा, और उसको हमेशा
ये डर नहीं सताते रहेगा कि उसको अगर बाहर निकाल दिया जाएगा उसके राजनीतिक पार्टी से तो उसके करियर ख़त्म हो जाएंगे। वो अपने सेम विचार वाले माने दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उससे जाके मिल सकता है और वहाँ से फिर राजनीतिक अपना माने करियर स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या बात हो गई, फिर बात यह है कि जो माने सदस्य होंगे वो अपने विचार खुलकर रखेंगे पार्टी के, माने जब पार्टी का जो बैठक होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता होंगे उस पार्टी के तो उनका तानाशाही ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इसके PDF फाइल के लिए आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट किया करिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके दोस्तों जो थर्ड हैं, जो इसके गुण हैं वो राष्ट्र विरोधी गुटों में विभाजित नहीं होता, यानी कि देश जो है ना वो राष्ट्र के माने देश जो माने छोटे छोटे विभिन्न गुटों में विभाजित नहीं हो पाता है और देश में शांति बनी रहती है। इस पद्धति से मैंने दलीय अनुशासन ज़्यादा कठोर नहीं होता और सभी को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिल जाता है। और जिससे दोस्तों राष्ट्र विरोधी जो गुटें होती हैं उनमें विभाजित नहीं होता है राष्ट्र माने, क्योंकि जब सबको अपनी बात रखने के लिए छूट मिल गया तो वो क्यों कोई देश तोड़ के माने जाना चाहेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों राष्ट्र विरोधी गुटों में विभाजित नहीं होता। द्विदलीय शासन व्यवस्था में ये उसकी मेन कमी थी कि वहाँ पे राष्ट्र दो माने गुट में बढ़ जाता है और वहाँ पे गृह युद्ध की आशंका बनी रहती है। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं रहती। फोर्थ है दोस्तों व्यक्तित्व का नहीं हो माने व्यक्तित्व का जो नुकसान होता है वो नहीं होता है व्यक्तित्व का। इस पद्धति में सभी अपने व्यक्तित्व की रक्षा कर मतलब भली भांति कर पाते हैं, क्योंकि मैंने अगर पार्टी में अपना विचार रख पाता है पार्टी के, और ऐसे दूसरे जो एक दलीय और द्विदलीय शासन व्यवस्था में उसमें नहीं रख पाते हो। लेकिन इसमें अपने विचार आराम से रख सकते हो। अगर पार्टी बाहर निकाल दे भी देती है तो दूसरे पार्टी में जाके शामिल होकर भी अपना करियर चालू रख सकते हैं, राजनीतिक करियर। तो इसमें कोई दबाव नहीं है और मैंने जो उसका विचार है, जो नेता है उसका विचार है वो अपना रख सकता है आराम से। फिफ्थ है दोस्तों संसद का महत्व, यानी कि जो संसद भवन है उसका महत्व बना रहता है। इसमें मंत्रिमंडल का जो तानाशाही ये नहीं चलता है, द्विदलीय शासन व्यवस्था में चलता है। क्योंकि वो एक तो मैंने अपने सदस्य को मैंने जो पार्टी के अनुशासन के अकॉर्डिंग उसको कहता है कि आप पार्टी के अनुशासन के अकॉर्डिंग रहोगे और नहीं रहोगे तो निकाला जाएगा। फिर दोस्तों और जो विपक्षी दल वहाँ पे मैंने सेकंड में तो कमज़ोर ही रहे, क्योंकि पार्टी जब चुनाव जीत के सत्ता में वो आया है तो उसकी ज़्यादा सदस्य संख्या होगी तो अपने अकॉर्डिंग वो चलाता है तानाशाही। लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने या तो स्पष्ट बहुमत मिलता है, नहीं तो अधिकतर मौके पे मिलीजुली सरकार बनती है। तो इसमें दोस्तों मिलीजुली सरकार रहेगी तो जो मैंने जो दल हैं वो जो मिले हुए हैं तो उन सभी का मत को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई दल खुद से अपना फैसला ले रहा है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। और दलीय पद्धति के दोस्त क्या है दोस्तों? फर्स्ट तो दोस्तों है दोस्तों अस्थायी सरकार। अब इस पद्धति में जो अगर दोस्तों गठजोड़ की सरकार बनती है तो उसमें कभी भी कोई भी जो मैंने पार्टी जो अपना समर्थन दिया है सत्ताधारी पार्टी को उससे समर्थन वापस ले सकता है और इससे दोस्तों सरकार कभी भी टूट सकती है। तो इसमें अस्थायी सरकार ज़्यादा बनी रहती है, हमेशा मैंने अधिकतर मौके पे चुनाव में रहता है ऐसा शासन व्यवस्था वाला देश। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो जैसे अभी दोस्तों आप वहाँ पे का भी देख सकते हो
इजराइल का दोस्तों ये वैसा ही शासन व्यवस्था चल रहा है। फिर सेकंड है दोस्तों संघर्ष तथा विरोध। अब इसमें दोस्तों जो पार्टियां हैं उनमें हमेशा संघर्ष चलते रहता है और उनके बीच मनमुटाव भी चलते रहता है। वो हमें चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लिया जाए। और इससे दोस्तों ये माने वो अपने पार्टी का हित के लिए देश का भी नुकसान करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। ठीक है। थर्ड है दोस्तों संकीर्ण हितों का पोषण। अब इस पद्धति में सभी लोग अपने हितों का साधने की फिराक में रहते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे द्विदलीय शासन व्यवस्था में ये रहता था कि जो नए नए सदस्य हैं, जो नए नए राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन किए हैं, वो दोस्तों मैंने अपने पुराने सदस्यों की बात को मानेंगे। ठीक है। और पार्टी जो कहेगी उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि मैंने ये तो अपना एकदम खुली तरह से विचार रखेंगे और अगर पार्टी उनकी बात नहीं मानती है तो इनके पास ऑप्शन होता है कि उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लें। और दोस्तों जो दल बदल कानून जो आया था वो इसी की मैंने एक अति जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। ठीक है। मैंने सत्ता के लिए जो नेता हैं वो दोस्तों मैंने जो विपक्षी दल है उससे भी समझौता कर लेते हैं। तो बात ये है। फोर्थ है दोस्तों सशक्त विरोध का अभाव। अब इसमें दोस्तों जो विरोधी दल वो ज़्यादा मजबूत होता नहीं है और जो अधिकतर राजनीतिक पार्टियां हैं या जो निर्दलीय सदस्य हैं वो चाहते हैं कि मैंने जो सत्ता में जो सरकार बनी है उसके साथ जाके माने मिल जाए और उससे उनको किसी न किसी विभाग का माने सदस्यता मिल जाएगा या किसी प्रकार से माने उनकी जो सत्ता वाली सरकार है वो ज़्यादा हित करेगी। ठीक है। तो इसमें जो विरोधी दल हैं वो दोस्तों उनका जो माने सशक्त विरोध का अभाव रहता है। फिफ्थ है दोस्तों अनिश्चित नीति। अब इस पद्धति में या जो द्विदलीय या एक दलीय पद्धति के समान नीति निश्चित नहीं होती है। ठीक है। इसलिए इसमें नीति की अनिश्चितता पाई जाती है। अब नीति कैसे निश्चित नहीं होगी, जैसे दोस्तों एक दलीय वाला पद्धति वाला ये होता है कि जो मैंने दल ने एक बार जो मैंने सत्ता में जो महत्वपूर्ण दल है किसी भी देश का जहाँ पे एक दलीय शासन पद्धति है, तो वो अगर डिसाइड कर लिया वहाँ के माने बड़े बड़े सदस्य बड़े बड़े नेता तो उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करेंगे और कोई दूसरा दल उसमें है नहीं तो उनका माने एक बड़ा सा और दूरदर्शी और ज़्यादा दूर तक का माने प्लान बना के वो चल सकते हैं। सेकंड वाला है दोस्तों जो द्विदलीय शासन व्यवस्था है उसमें क्या होता है, उसमें 4-5 साल के लिए टर्म होता है कि वो सत्ता में रहेगा ही, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो 5 साल के अपने अकॉर्डिंग वो कानून नीति बनाता है, उस पर अमल करता है और उसको अचीव करना चाहता है। ठीक है। तो उसमें निश्चितता रहती है 4-5 साल के लिए, तो निश्चित है कि ये इसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा। लेकिन ये जो बहुदलीय शासन व्यवस्था है इसमें यह निश्चित नहीं है कि कब सरकार रहेगी कब टूटेगी। और गठजोड़ वाले जो व्यवस्था रहा था तो और ऐसे ही सिचुएशन बनी रहती है। अगर स्पष्ट बहुमत मिला है तो आप मान सकते हो कि इसका नीति जो है वो सही रहेगा, 4-5 साल के लिए कार्य करते ही रहेगा। लेकिन जो गठजोड़ की अगर सरकार बनी है तो अनिश्चित नीति बनी रहती है। और यह पद्धति दोस्तों यहाँ कौन कौन देश में इसको पाया जाता है, तो इसको आप पाओगे भारत, जर्मनी में, इटली, फ्रांस इत्यादि देशों में आप पाओगे इसको। दोस्तों वीडियो देखने के धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।